तो पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को इस वक्त पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं क्या करें। बहनों की बात करें, हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, हम जल संरक्षण की चर्चा करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम प्रकृति और पर्यावरण और विकास, एक प्रकार से एकता नगर, उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पैदा करता है कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए आज एकता नगर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है। आप भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए मंत्री और अधिकारी आए हैं। मैं चाहूंगा कि एकता नगर में जितना भी समय आप बिताएं, उन बारीकियों को जरूर ऑब्जर्व करें कि जिसमें पर्यावरण के प्रति, हमारे आदिवासी समाज के प्रति, हमारे वाइल्ड लाइफ के प्रति कितनी संवेदनशीलता के साथ कार्य रचना की गई है, निर्माण कार्य हुआ है और भविष्य में देश के ही अनेक कोने में वन पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। इसका बहुत कुछ देखने समझने को यहां मिलेगा। साथियों, हम एक ऐसे समय मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में जीव मात्र के प्रति दया और प्रकृति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से झूम उठा था, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने घर में कोई प्रिय मेहमान आए हैं। ये हमारे देश की एक ताकत है। प्रकृति के साथ संतुलन साधने का जो एक प्रयास है, उसे हम निरंतर जारी रखें।
आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कारित करते रहे। इसी संकल्प के साथ भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। साथियों, पर्यावरण मंत्रालय चाहे जिस किसी राज्य में हो या केंद्र में, उनके दायित्वों का विस्तार बहुत बड़ा है। इसे संकुचित दायरे में नहीं देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्था में एक सोच ये हावी होती चली गई कि पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका रेगुलेटर के तौर पर ज्यादा है। लेकिन मैं समझता हूं पर्यावरण मंत्रालय का काम रेगुलेटर से भी ज्यादा पर्यावरण को प्रोत्साहित करने का है। हर वो काम जिससे पर्यावरण की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्रालय का रोल बहुत बड़ा है। अब जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का विषय है, सर्कुलर इकोनॉमी हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। भारत के लोगों को सर्कुलर इकोनॉमी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है। हम कभी प्रकृति के शोषक नहीं रहे, सदैव प्रकृति के पोषक रहे हैं। हम जब छोटे थे तब हमको बताया जाता था कि महात्मा गांधी जब पिछली शताब्दी के प्रारंभ में साबरमती आश्रम में रहते थे, और उस जमाने में तो साबरमती नदी लबालब भरी रहती थी, भरपूर पानी रहता था। उसके बावजूद भी अगर किसी को गांधी जी ने देख लिया कि पानी को बर्बाद कर रहा है, तो गांधी जी उसे टोके बिना रहते नहीं थे। इतना पानी सामने होना था, फिर भी पानी बर्बाद नहीं होने देते थे। आज कितने ही घरों में, आप में से शायद हर कोई को पता होगा, हर एक के घर में होगा, अनेक घर ऐसे हैं, कपड़े हो, अखबार हो, और भी छोटी मोटी चीजें हो, हर चीज को हमारे यहां रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, और जब तक उसका बिल्कुल समाप्ति न हो जाए तब तक हम उपयोग करते रहते। अपने परिवारों का संस्कार है, और ये कोई कंजूसी नहीं है, ये प्रकृति के प्रति सजगता है, संवेदना है। ये कोई कंजूसी के कारण लोग एक ही चीज 10 बार उपयोग करते, ऐसा नहीं है। ये सभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री आज आए हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि भाई आप अपने घर में सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से क्या हो रहा है जरा ढूंढ के ले आओ, हर बच्चा ढूंढ के ले आएगा। कॉन्शियसनेस आएगा कि इसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, और इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी। इसके लिए हमें पंचायतों, स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों, वहां से लेकर एमएसएमई तक को हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको दिशा देनी चाहिए, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए,
साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी को गति देने के लिए ही अब पिछले साल हमारी सरकार ने, अपनी भारत सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू की है। अब क्या राज्यों में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाभ उठाने के लिए कोई रोड मैप बना क्या? उसके लिए जो प्राइवेट पार्टियों का इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको जमीन चाहिए ताकि रिसाइकिल स्क्रैपिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आए। उसी प्रकार से जैसे मैंने भारत सरकार को सूचना दी कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को हमें बहुत गति देनी है, तो हमें पहले भारत सरकार के जितने व्हीकल हैं जो अपनी उम्र पार कर चुके हैं, जो किलोमीटर पार कर चुके हैं, उनको स्क्रैपिंग में सबसे पहले लाओ ताकि उद्योग चालू हो जाए। क्या राज्यों में भी पर्यावरण मंत्रालय अपने राज्य को सेंसिटाइज करे कि भाई आपके राज्य में जितनी व्हीकल्स होंगे उसको स्क्रैपिंग पॉलिसी में सबसे पहले हम शुरू कर लें, स्क्रैपिंग करने वालों को बुला लें और फिर उसके कारण नई गाड़ियां भी आएगी, फ्यूल भी बचेगा। एक प्रकार से हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन नीति अगर भारत सरकार ने बनी पड़ी रही है तो परिणाम नहीं आएगा। देखिए, सभी पर्यावरण मंत्रालयों को देश की बायोफ्यूल पॉलिसी पर भी तेजी से काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, बायोफ्यूल में हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर राज्यों का भी ये कार्यक्रम बन जाए, राज्य तय करे कि हमारे राज्य के जितने व्हीकल हैं उसमें हम सबसे ज्यादा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करके ही व्हीकल चलाएंगे, देश में कंपटीशन का माहौल बनेगा। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय को इस पॉलिसी को ओन करना होगा, उसे ग्राउंड पर मजबूती से ले जाना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है। अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाए तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। मेरा तो सुझाव ये भी होगा कि हम इथेनॉल उत्पादन और इथेनॉल ब्लेंडिंग राज्यों के बीच में स्पर्धा हो। साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए कि कौन राज्य, और इससे कारण हमारे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। खेत का जो वेस्ट है वो भी इनकम देना शुरू कर देगा। हमें इस हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना है। ये तंदुरुस्त स्पर्धा राज्यों के बीच, शहरों के बीच होती रहनी चाहिए। देखिएगा, इससे पर्यावरण की रक्षा के हमारे संकल्प को जन भागीदारी की ताकत मिल जाएगी। और जो चीज आज हमें रुकावट लगती है वो हमारे लिए नई क्षितिजों को पार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाएंगे। अब देखिए, हम सब ने अनुभव किया है कि एलईडी बल्ब बिजली बचाता है, कार्बन एमिशन बचाता है, पैसे बचाता है। क्या हमारा पर्यावरण मंत्रालय, हमारा राज्य का बिजली मंत्रालय, हमारा राज्य का अर्बन मंत्रालय लगातार बैठ करके मॉनिटर करे कि भाई एलईडी बल्ब हर स्ट्रीट लाइट पर लगा है कि नहीं लगा है, हर सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्ब लगा है कि नहीं लगा है, एलईडी का जो ये सारा मूवमेंट चला है जो इतनी बचत करता है, पैसे बचाता है, एनवायरमेंट की भी सेवा करता है। आप इसको लीड कर सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट लीड कर सकता है। उसी प्रकार से हमें हमारे संसाधनों को भी बचाना है। अब पानी, हर कोई कहता है पानी को बचाना ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमने आजादी का अमृत महोत्सव में 75 अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा है, क्या पर्यावरण मंत्रालय, वन विभाग इसको लीड कर रहा है क्या? जल संरक्षण का बल दे रहा है क्या? उसी प्रकार से पर्यावरण मंत्रालय और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल करके भाई ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बल देता है क्या? यानी पर्यावरण मंत्रालय के ऐसा है कि जो हर मंत्रालय को दिशा दे सकता है, गति दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है और परिणाम ले सकता है। आजकल हम देखते हैं
कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, ग्राउंड वाटर ऊपर रहता था, वहां आज पानी के लिए बहुत बड़ा जंग करना पड़ रहा है। पानी की किल्लत है। हजार 1200 फीट नीचे जाना पड़ रहा है। साथियों, ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी उसे इतना ही बड़ी चुनौती समझना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि देश के हर जिले में, जैसा मैंने आपको कहा, अमृत सरोवर का अभियान चल रहा है। अब अमृत सरोवर वाटर सिक्योरिटी के साथ ही एनवायरमेंट सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से इन दिनों आपने देखा होगा हमारे किसानों में केमिकल फ्री खेती, नेचुरल फार्मिंग। अब यूं तो लगता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, लेकिन अगर हमारा पर्यावरण मंत्रालय जुड़ जाए तो उसको एक नई ताकत मिल जाएगी। प्राकृतिक खेती, ये भी पर्यावरण की रक्षा का काम करता है। ये हमारी धरती माता की रक्षा करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए ही मैं कहता हूं कि बदलते हुए इस समय में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पार्टिसिपेटिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर काम करना बहुत आवश्यक है। जब पर्यावरण मंत्रालय की दृष्टि बदलेगी, लक्ष्य तय होंगे, राह निर्धारित हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है साथियों, प्रकृति का भी उतना ही भला होगा। साथियों, पर्यावरण की रक्षा का एक और पक्ष जन जागरूकता, जन भागीदारी, जन समर्थन, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी सिर्फ सूचना विभाग या शिक्षा विभाग का काम नहीं है। जैसे आप सभी को भली भांति पता है कि देश में जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब सचमुच वो आपके लिए भी उपयोगी है, आपके डिपार्टमेंट के लिए। उसमें एक विषय है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर, उस पर जोर दिया गया है। अब ये एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, क्या पर्यावरण मंत्रालय ने शिक्षा विभाग के साथ बात की क्या कि भाई आप स्कूल में बच्चों को पेड़ पौधों के विषय में जरा पढ़ाना है तो उनको जरा बगीचे में ले जाइए, गांव के बाहर जो पेड़ पौधे हैं वहां ले जाइए, पेड़ पौधों का परिचय करवाइए। अब ये शिक्षा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय मिलकर के काम करें तो उन बच्चों में पर्यावरण के प्रति स्वाभाविक एक जागरूकता आएगी और इससे बच्चों में जीव विविधता के प्रति जागरूकता आएगी और पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके दिल दिमाग में वो ऐसे बीज बो सकते हैं जो आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा के एक बहुत बड़े सिपाही बन जाएंगे। इसी तरह अब जैसे जो बच्चे हमारे समुद्री तट पे हैं या नदी के तट पे हैं, वहां बच्चों को ये पानी का महत्व, समुद्र की इकोसिस्टम क्या होती है, नदी की इकोसिस्टम क्या होती है, वहां ले जाकर उनको को सिखाया जाए, मछली का क्या महत्व होता है, मछली भी किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा में मदद कर रही है, सारी बातें उन बच्चों को लेकर के समझाएंगे। काम तो शिक्षा विभाग का होगा, लेकिन पर्यावरण के विभाग के लोग, तो आप देखिए पूरी नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। हमने अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना है, संवेदनशील भी करना है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रालय को इससे जुड़े अभियान शुरू करने चाहिए, योजनाएं बनानी होगी। अब जैसे किसी स्कूल में फल का कोई पेड़ है तो बच्चे उसकी जीवनी लिख सकते हैं, पेड़ की जीवनी लिखें। किसी औषधीय पौधे के गुणों के बारे में भी बच्चों को निबंध लिखवाया जा सकता है, वक्तृत्व स्पर्धा की जा सकती है। हमारे राज्यों की यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज को भी जय अनुसंधान इस मंत्र पर चलते हुए पर्यावरण रक्षा से जुड़े इनोवेशंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। पर्यावरण की रक्षा में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए।
जैसे जो वनस्थान है, जंगल है, उनमें जंगलों की स्थिति का निरंतर अध्ययन बहुत जरूरी है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लगातार अपने जंगलों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बदलाव आए तो तुरंत मार्क कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साथियों, पर्यावरण से जुड़ा एक और अहम विषय है फॉरेस्ट फायर का भी। जंगलों में आग बढ़ रही है और भारत जैसे देश के लिए अगर एक बार आग फैल गई तो हमारे पास उतने संसाधन भी कहां हैं कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से आग को बुझा पाएंगे। दुनिया के समृद्ध देशों को आपने देखा होगा टीवी पे, चाहे पश्चिमी अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पिछले दिनों यहां जो फॉरेस्ट फायर हुआ, जो जंगलों में आग लगी, कितनी तबाही हुई, वन्य पशुओं की बेबसी, इवन जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया। उसकी एशिस के कारण मीलों तक लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वाइल्ड फायर की वजह से ग्लोबल एमिशन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है जी, नगण्य है। लेकिन फिर भी हमें अभी से जागरूक होना होगा, अभी से हमारी योजना होनी चाहिए। हर राज्य में फॉरेस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म मजबूत हो, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हम सबको मालूम है आखिरकार आग लगने का कारण क्या होता है। जो सूखे पत्ते जंगलों में पड़ते हैं उनका ढेर होता है और एकाध छोटी सी गलती देखते ही देखते पूरे जंगल को आग पकड़ लेती है। लेकिन अब इस जंगलों में जो वेस्ट पड़ता है ना, पत्तियां पड़ती हैं, पानघर के अंदर जब सारा जंगल जमीन पर सब पत्तियां नजर आती है, आजकल उसका भी सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग होता है। आजकल उसमें से खाद भी बनता है, आजकल उसमें से कोयला बनाया जाता है। मशीन होते हैं, छोटे छोटे मशीन लगा करके उसमें से कोयला बनाया जा सकता है। वो कोयला और कारखानों में काम आ सकता है। मतलब हमारा जंगल भी बच सकता है और हमारी ऊर्जा भी बच सकती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें इसमें भी फॉरेस्ट फायर के लिए हमारी जागरूकता, वहां के लोगों को और उनकी इनकम का भी साथ, जंगल में रहते हैं, जैसे हमारा वन धन पर बड़ा बल है, उसी प्रकार से इसको भी एक धन मान करके हैंडल किया जाए तो हम जंगलों की आग को बुझा सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट गार्ड को भी अब नए सिरे से ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है जी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नए पहलुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। पुराने जमाने के जो बिडगार्ड होते हैं उतने से बात बनने वाली नहीं है। साथियों, मैं आप सभी से एक और महत्वपूर्ण बिंदु की भी चर्चा करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया।
मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी यहां रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को, जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विषयों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करे। कैसे बाधा बनती है मैं उदाहरण देता हूं। मैं गुजरात में पानी का संकट हमेशा रहता है। 10 साल में 7 साल अकाल के दिन रहते थे, तो हमने चेक डैम का बड़ा अभियान चलाया। हम चाहते थे फॉरेस्ट में भी पानी का प्रबंध हो, तो हम फॉरेस्ट में पर्वत की जो ढलान होती है उस पर छोटे छोटे, यानी डाइनिंग टेबल जितने छोटे 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 तालाब बनाना, बहुत छोटे तालाब, 10 फुट लंबे हो, 3 फुट चौड़े हो, 2 फुट गहरे हो, और उसके पूरे लेयर बनाते जाना, ऐसे हमने सोचा। आप हैरान होंगे, एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अरे मैंने कहा भाई ये पानी होगा तभी तो तुम्हारा फॉरेस्ट बचेगा। आखिरकार मैंने उनको कहा अच्छा मैं फॉरेस्ट विभाग को पैसे देता हूं, आप चेक डैम बनाइए, पानी बचाइए और जंगलों को ताकत दीजिए। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था। मतलब हम एनवायरमेंट के नाम पर फॉरेस्ट में भी अगर पानी का प्रबंध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। साथियों, हमें याद रखना है कि जितनी तेजी से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी उतना ही तेजी से विकास हो, और कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये हो सकता है। मुझे बताया गया है, आप सभी राज्यों के लोग बैठे हैं, आज की तारीख में एनवायरमेंट क्लियरेंस के 6000 से ज्यादा काम आपके मंत्रालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी करीब करीब 6500 प्रोजेक्ट, उनकी एप्लीकेशन आपके टेबलों पर लटकी पड़ी हुई है। क्या साथियों, आज के आधुनिक युग में, अच्छा वो भी 3 महीने के बाद क्लियरेंस मिलेगा, 6, तो कारण कुछ और है। हमें बिल्कुल कोई पैरामीटर तय करने चाहिए, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, और पर्यावरण की रक्षा करते हुए क्लियरेंस में देने में गति लानी चाहिए। हमने रुकावट नहीं बनना चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेंडेंसी की वजह से हमारे प्रोजेक्ट लोगों को फायदा नहीं होता है, खर्च भी बढ़ जाता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए पेंडेंसी कम से कम हो, और जेन्युइन केस में ही पेंडेंसी हो, तेजी से क्लियरेंस मिले। इसे लेकर हमें एक वर्क एनवायरनमेंट को भी बदलने की जरूरत है। जब एनवायरनमेंट रक्षा की हम बात करते हैं ना, तो वर्क एनवायरनमेंट भी बदलना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है कि जिस प्रोजेक्ट को लंबे समय से एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो मैंने देखा है कि राज्य सरकारें मुझे चिट्ठियां लिखती है। कभी भारत सरकार के डिपार्टमेंट मुझे चिट्ठियां लिखते हैं कि फलाने राज्य में अटका हुआ है, कोई राज्य वाला कहता है भारत सरकार में अटका हुआ है। मैं उस ऐसे प्रोजेक्ट को प्रगति के अंदर लाता हूं, और मैं हैरान हूं, जैसा ही वो प्रगति में आ जाता है, फटाफट राज्यों में भी केंद्र में भी क्लियरेंस शुरू हो जाता है। मतलब अगर एनवायरनमेंट के इश्यू होते तो क्लियरेंस नहीं होता। तो कोई न कोई ऐसी बातें हैं, ढीलापन है, वर्क कल्चर ऐसा है जिसके कारण हमारी गड़बड़ हो रही है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा
कि हमें सबने मिलकर के, चाहे केंद्र हो या राज्य हो या स्थानीय स्वराज्य हो, ये डिपार्टमेंट हो आज वो डिपार्टमेंट हो, मिलकर के काम करेंगे तो ऐसी कोई रुकावटें नहीं आएगी। पर्यावरण मंत्रियों के एक सम्मेलन